हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, एक डेटा एनालिस्ट के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज लाइक सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम सीक्वल, पावर बीआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, हम पाइथन की नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पाइथन की नॉलेज फ्रेंड हम थ्योरेटिकल नहीं देंगे आपको, हम एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम होता है। हम आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एनालिसिस के लाइफ साइकिल समझाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स प्रोजेक्ट चार्टर जिसमें हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो समझाएंगे, एंड देन ओनली हम एक्चुअल पाइथन में कोड करेंगे। एक पूरी तरीके से आपको हम चाहते हैं कंप्लीट पाइथन की नॉलेज हो। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना जो होता है उससे आप फॉर द टाइम बिंग तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा मोटिव है कि आपको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से समझाया जाए पाइथन को। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम एक 3 पार्ट सीरीज बनाने वाले हैं, 3 पार्ट प्रोजेक्ट सीरीज में कहूँगा बनाने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट चार्टर के फीचर्स और क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, वो बेसिकली उन चीज़ों को हम डिटेल में समझाएंगे। सेकेंड पार्ट में फ्रेंड्स हम ETL, एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा कुछ परफॉर्म करेंगे यूजिंग पाइथन। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी KPIs के बेसिस पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, विजुअलाइजेशन बनाएंगे, चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, ये सब बनाएंगे हम, और एक एनालिटिकल रिपोर्ट को फाइनली डिज़ाइन करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सब कुछ रहने वाला है इस 3 पार्ट सीरीज में, और आपको एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है। एक हर एक पार्ट को आपको डिटेल में देखना है, हर पार्ट से नॉलेज गेन करनी है, तभी आप रियल वर्ल्ड इंटरव्यूज को क्रैक कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगेन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी फ्यूचर में। तो अब फ्रेंड्स, एक बार डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। तो डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड, वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूज केस। देखिए, बिजनेस यूज केस कहूँ या फिर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहूँ, एक ही बात है। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, क्या अगर वो कोई इशू फेस कर रहा है, या फिर उसे अपनी जो करंट जो उसके प्रोसेसेस हैं उनको एनहांस करना है, उसको कॉम्पिटिटर्स जो की स्टडी करनी है कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। तो इन सब सिनेरियो को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इन समराइज करूँ इस चीज़ को, तो बिजनेस यूज केस की अंडरस्टैंडिंग एक डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधे अपनी बेसिकली हम अपनी विजुअलाइजेशन पे या डेटा कंसोलिडेशन को स्टार्ट कर देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूज केस, तो जो एंड रिजल्ट्स आएंगे वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ बताया, स्टेप 1 में आपको बिजनेस यूज केस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताऊं, तो लेट सपोज अगर हमारा कोई रिटेल क्लाइंट था, और रिटेल क्लाइंट ने हमारे को एक रिक्वायरमेंट दी कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर बाय ईयर या क्वार्टर बाय क्वार्टर फॉल हो रहे हैं। तो ये एक हमारे पास एक यूज केस आया या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें सारे सिनेरियोज को, कि किस रीजन में फॉल हो रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सिनेरियो है ऐसा, या कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ऐसा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से प्रॉफिट्स फॉल हुए, तो ये सारी स्टडी हमें करनी होती है। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूज केस। अब फ्रेंड बात करते हैं सेकंड स्टेप की, दैट इज डेटा कंसोलिडेशन। देखिए, डेटा कंसोलिडेशन मीन्स अब हमारे को देखिए ये पता चल गया कि यूज केस है हमारा, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा कि प्रॉफिट्स फॉल हो रहे हैं। अब प्रॉफिट्स किस रीजन की वजह से फॉल हो रहे हैं, उस रीजन से रिलेटेड सारा डेटा को हमें कंसोलिडेट करना होगा। फ्रेंड्स, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमें कभी भी एक जगह पे सारा डेटा नहीं मिलेगा, हमें मल्टीपल जगह से डेटा को कैप्चर करना होता है। तो वो मल्टीपल जगहों को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद फ्रेंड्स, वहाँ से डेटा को, जो हमारा डेटा आया है उसको कंसोलिडेट करना, ये हमारा इम्पॉर्टेंट एक प्रैक्टिस रहती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रेंड्स क्या है कि जैसे अब हमारे पास रॉ डेटा आ गया। अब इस रॉ डेटा पे फ्रेंड्स हमारे को जैसे इसके अंदर कोई नल वैल्यूज थी, या फिर हमारे पास कोई डुप्लीकेट था डेटा यहाँ पे, या फिर मल्टीपल तरीके से जैसे हमें डेटा कन्वर्जन करना था डिजायर्ड फॉर्मेट में लेके जाने के लिए, इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट रह सकते हैं। तो इन भी पॉइंटर्स को हमें ध्यान देना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है अपने डेटा को, तभी हमारा जो डेटा होगा हमारे को एनालिसिस के लिए फिट होता है। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रॉ डेटा हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट में चेंज हो गया, तो हम एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब एनालिसिस स्टार्ट करते ही हमारे पास दोस्तों थर्ड स्टेप आता है, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। इस स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा है, जो भी हमारा ये ट्रांसफॉर्म डेटा आया है, इसके बेसिस पे हम डिफरेंट तरीके से चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इस तरीके के एस्पेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं चार्ट्स की बात करूँ तो अगर हम कोई ट्रेंड एनालाइज करना है तो लाइन चार्ट देख रहे हैं, कोई कैटेगोरिकल डेटा देखना है तो हम पाई चार्ट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हिस्टोग्राम्स बना रहे हैं हम किसी प्रोसेस का, तो ये हम अलग अलग एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और एक विजुअल अपील दे सकते हैं। फ्रेंड्स, चार्ट्स का एक यही एडवांटेज होता है कि एक विजुअल अपील दे पाए हम एंड यूजर को, और साथ ही साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो भी बेटर हो सके। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब हमने फ्रेंड्स क्या किया, विजुअलाइजेशन कर ली हमने, उसके बेसिस पे तो हमने चार्ट्स बनाए हैं, उसके बेसिस पे हमें दोस्तों कंक्लूजन डिराइव करना होता है। देखिए, जितनी भी हमने एनालिसिस की है, विजुअलाइजेशन की है, उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर हम चीज़ों को कंक्लूड ना करें, उनसे इन्फ्रेंसेस ना निकालें। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर फ्रेंड्स यही होता है कि हम ट्राई करें कि एक एनालिटिकल रिपोर्ट को डिज़ाइन करें। एनालिटिकल रिपोर्ट में हमने जो भी विजुअलाइजेशन या बनाई है उनको शामिल करें, उनको जैसे पाई चार्ट है या बार चार्ट है उनको दिखाएं, और उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या कंक्लूजन कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन हमने डिराइव किया है उसको लिखे। और इस एनालिटिकल रिपोर्ट को, जो हमने ये एनालिटिकल रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है, इसको हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। तो ये दोस्तों 4 स्टेप प्रोसेस रहती है, जिसमें फर्स्ट हमें बिजनेस यूज केस को समझना होता है, सेकंड हमारे को क्या करना होता है, डेटा कंसोलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड हमें क्या करना होता है, विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस, एंड फोर्थ हमें करना होता है एनालिटिकल रिपोर्ट, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस रहती है। इस प्रोसेस को समझना फ्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको नहीं समझेंगे और सीधे अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे जो एंड रिजल्ट्स आएंगे वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, जो भी हम चीज़ हमें परफॉर्म करनी है उसके पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल आपको समझ आई होगी। तो अब फ्रेंड्स, डेटा एनालिसिस की लाइफ साइकिल समझने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट चार्टर की तरफ चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रोजेक्ट चार्टर जो हमारा डिज़ाइन होता है और क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं, और इस प्रोजेक्ट में हमने किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट चार्टर को यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट चार्टर रहेगा। ये प्रोजेक्ट चार्टर मैंने आप लोगों के लिए खुद डिज़ाइन किया है, जिसमें जितने भी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारे मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने हमारा जो टॉपिक होगा प्रोजेक्ट का, दैट विल बी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो हमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से एफिशिएंटली वेस्ट वाटर को मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारे को एनालिसिस परफॉर्म करनी होगी। तो अगर हम अपने बैकग्राउंड को देखें यहाँ पे, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स aims to monitor and optimize the treatment and disposal of wastewater in US। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बेसिकली हम जो होंगे वो यूएस ज्योग्राफी को के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो यूएस से हमारी ज्योग्राफी रहने वाली है, यही का सारे जो डेटा होगा तो ऊपर हम अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें आगे, the project involves multiple wastewater treatment plants, sources of wastewater across various locations. Main objective is to ensure efficient treatment of wastewater। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स जो हमारे प्लांट्स हैं, आगे जाके आपको डिटेल में भी बताऊंगा ये बात। तो मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो वाटर को ट्रीट करते हैं, उनके डेटा को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं।
ये बेसिकली हमारा, मैं कहूँगा, एक हमारा बिजनेस यूज केस रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स, एक डमी प्रोजेक्ट डिटेल्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ मेंशन किए हैं, जिसके अंदर मैनेजर, लीडर, मेंबर्स, ओवरऑल बजट, टाइमलाइन, इनकी डिटेल्स दिए गए हैं। तो जब आप फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं, क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम करते हैं, आपको भी कुछ इसी तरीके से डिटेल्स वहाँ पे मिलते हैं। टाइमलाइन, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है, ओवरऑल बजट होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलती हैं। तो मेरा पर्पस इस प्रोजेक्ट चार्टर को बनाना फ्रेंड्स यही है, आपको एक फील आए कि किस तरीके से एक डेटा एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, किस तरीके से वो अपनी एनालिसिस के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको यूज़ करता है, उनके फीचर्स को स्टडी करता है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, उन सबको पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करेंगे हम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने गोल्स को देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने गोल्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो फर्स्ट गोल है फ्रेंड्स, दैट इज एंश्योर एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए, एक बात यहाँ पे आपने देखा होगा, बार बार एफिशिएंसी के ऊपर फोकस हो रहा है, एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो हमें क्या करना है, हमें एफिशिएंसी का एक केपीआई जरूर गैदर करना होगा। मैं आगे जब हम केपीआईज के बारे में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। पर यहाँ से हमारे को एक ग्लिम्स मिल रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट वाटर पे हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा गोल है, दैट इज इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड परफॉर्मिंग एनालिसिस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल के अंदर भी, कि हमको जो डेटा होता है उसको गैदर करना होगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज जो वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं, वहाँ से हमें डेटा लेना है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज से डेटा लेना है, ट्रीटमेंट प्लांट्स का। तो मल्टीपल सोर्सेज होंगे जहाँ से हमें डेटा गैदर करना रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एनालिटिकल रिपोर्ट, आप लोगों को याद कीजिए जो हमारे स्टेप 4 था, डिजाइनिंग एनालिटिकल रिपोर्ट। तो यहाँ पे वो हमारे गोल है, हमें एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनानी है आफ्टर परफॉर्मिंग आवर एनालिसिस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिटिकल रिपोर्ट वी नीड टू प्रोवाइड द रिकमेंडेशन, हमें सजेशंस, और मैं कहूँ डिसीजन मेकिंग, जो मैं पॉइंट आप लोगों को बोल रहा था डिसीजन मेकिंग का, तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिटिकल रिपोर्ट। ये तो रहे फ्रेंड्स हमारे हाई लेवल गोल्स। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला जो है, दैट इज डेटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। द प्रोजेक्ट एम्फेसिस लाइज ऑन कलेक्टिंग डेटा related to treatment plant, sources of wastewater treatment results. These metrics are used for analyzing overall performance and of treatment facilities. तो अगेन मैं जैसे आपको बताया, इन सोर्सेज से हमको डेटा को कैप्चर करना होगा और उसके ऊपर एफिशिएंसी बेसिकली क्या है और क्या क्या यूटिलाइजेशन है, इन पैरामीटर्स पर स्टडी करना होगा। दूसरा रहेगा परफॉर्मेंस एनालिसिस। द प्रोजेक्ट एम्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। It seeks to identify areas of improvement, optimize treatment efficiency, enhance the overall effectiveness of wastewater management system. तो अगेन इफेक्टिवनेस, ऑप्टिमाइजेशन, इन पैरामीटर्स पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारी केपीआईज आके डिजाइन होंगी। तो फ्रेंड्स अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, इसको ध्यान से पढ़िए जो भी आपको क्लाइंट ने दिया है, क्योंकि वहीं से ही आपको केपीआईज के जो पॉइंटर्स होते हैं उनके आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर। द प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर एंड देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट एम्स एनालाइज वेस्ट वाटर बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्सेज सच एज रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, टू आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्रियल हमारा एक सोर्स हो गया, इंडस्ट्रियल सोर्स हो गया हमारा, और हमारा हेल्थ केयर एक सोर्स हो गया, और हमारा एक रेजिडेंशियल हमारा एक सोर्स हो गया। इस तरह से मल्टी वाटर आएगा, जो वाटर आता है वेस्ट वाटर, उसकी ट्रीटमेंट वो हमें बेसिकली
एनालाइज करना है ना, हाई लेवल अगर मैं आपको बोलूँ, ये सारे पैरामीटर्स को आपको डॉक्यूमेंट पढ़ के ही क्लैरिटी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं कुछ डिलीवरेबल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो फर्स्ट डिलीवरेबल में बात करें, डेटा कंसोलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिलीवरेबल, बट हमारे को गाइड किया गया है कि वी नीड टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टेबल फॉर एनालिसिस। तो बेसिकली हो सकता है हमारा जो रॉ डेटा आया हो उसको हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। तो जैसे मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल में बता रहा था स्टेप 2 के अंदर कि हमारे को ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, तो यहाँ उसी पॉइंटर को डिटेल में बताया गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं केपीआई। जो हमने अभी तक गोल्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स को, डिलीवरेबल्स, इसको के कुछ पॉइंटर्स को अगर मैं समराइज करूँ, वहीं से हम केपीआईज को डिराइव कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ हाई लेवल केपीआईज को मेंशन किया है, जिसमें मैंने पहला पॉइंट जो केपीआई है वो है प्लांट दैट इज ट्रीटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहा है और मिनिमम उनको आइडेंटिफाई करना है यूजिंग बार चार्ट। फिर मैंने कंट्रीब्यूशन की कौन सा सोर्स, जैसे इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, रेजिडेंशियल, कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो देखना है हमें पाई चार्ट की हेल्प से। हाईली यूटिलाइज ट्रीटमेंट प्लांट कौन सा है, किसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा हुई है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हाईली एफिशिएंट कौन सा है ट्रीटमेंट प्लांट, जो मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुली ट्रीट करता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। और डे वाइज एक्टिविटी जैसे संडे, मंडे, डेली जो एक्टिविटी होती है ट्रीटमेंट प्लांट्स की, उसको इवेल्युएट करना है। ये कुछ हाई लेवल केपीआईज मैंने यहाँ पे डिराइव करे हैं। आप पूरे जिस्ट से जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा होगा उसके बेसिस पर अदर केपीआईज भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं और उनके बेसिस पे जो हमारा अवेलेबल डेटा है उससे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, एनालिटिकल रिपोर्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, creation of analytical reports that provide insight into wastewater treatment performance. These visualizations are helpful in monitoring KPIs, identify trends, and make data-driven decisions. और फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है डेटा ड्रिवन डिसीजंस। देखिए, काफ़ी बार आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है व्हाट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन। इसमें आप लोगों को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। डेटा ड्रिवन डिसीजन क्या है, आप लोगों के पास रॉ डेटा था, आपने रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस पर एनालिसिस परफॉर्म की। एनालिसिस के बाद आप कुछ एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद आप कुछ क्या करेंगे, कंक्लूजन लेके आएंगे और कुछ डिसीजन लेंगे। दैट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन। आपने जो भी डिसीजन लिया वो आपने डेटा के बेसिस पे लिया, आपने खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया। इसी चीज़ को हम फ्रेंड्स डेटा ड्रिवन डिसीजन बोलते हैं। ये आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। के बाद फाइनली रिकमेंडेशन, जो हम रिकमेंडेशन देंगे डेटा एनालिसिस करने के बाद टू ऑप्टिमाइज द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये कुछ डिलीवरेबल्स के को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम एक बार रिस्क को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड डिलीवरेबल्स के बारे में डिस्कशन किया। अब एक बार हम अपने रिस्क को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ रिस्क को मेंशन किया है जो एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला रिस्क जो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। द रिस्क ऑफ इनकम्प्लीट, inaccurate or inconsistent data could impact the reliability and validity of the analytical outcomes. Inefficient data collection procedures or data integration challenges could hamper project chances of success. तो बेसिकली अगर हम जो डेटा कलेक्शन प्रोसेसेस जो होंगी, अगर हमारी डेटा कलेक्शन प्रोसेसेस अगर वो एफिशिएंट नहीं होंगी, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो इनकंसिस्टेंट, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, उससे इनएक्यूरेट मैं कहूँ प्लस इनकंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट आएंगे, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, फाइनल जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे
वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, उनको इम्पैक्ट नहीं रखेंगे। इसीलिए हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि हम एफिशिएंट तरीके से डेटा को कलेक्ट करें, ताकि जो इनएक्यूरेट, इनकंसिस्टेंट डेटा वाले जो आता है उससे हम बच सके, और जो डेटा वो हमारा वो एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो, कंप्लीट हो। तो ये एम्फेसिस हमें हमेशा रखना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेंशन किया है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। देखिए आज की डेट में डेटा ब्रीच होना बहुत ही कॉमन है, तो ये हमें मेक श्योर करना है कि जब भी हम डेटा को कॉन्फिडेंशियल वेस्ट वाटर डेटा से डील कर रहे हैं, जैसे अभी के केस में हमारा वेस्ट वाटर डेटा है, आपके केस में हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड डेटा हो, रिटेल से रिलेटेड डेटा हो, तो ऐसे क्रूशियल डेटा ब्रीच ना हो, इसलिए हमें डेटा प्रोटेक्शन के और डेटा सिक्योरिटी के डिफरेंट मेजर्स को लेना होता है। अगर इनएडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस होंगी, अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा, डेटा ब्रीचेस उससे रिजल्ट हो जाएंगे। बेसिकली डेटा ब्रीच होगा उससे, और इससे क्या होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम करते हैं उसके में रेप्यूटेशनल, उस ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशनल रिस्क होगी, बेसिकली की रेप्यूटेशन अफेक्ट होगी। इसीलिए हमारे को डेटा को जितना भी हम सिक्योर तरीके से हम रख सकते हैं, हमें रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। इसके बाद दोस्तों आता है इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिटिक्स रिजल्ट्स रिक्वायर्स एक्सपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, बायसेस और इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग विल लीड टू इनइफेक्टिव आउटकम। देखिए फ्रेंड, थर्ड पॉइंटर में मैंने कई बार हाईलाइट किया है आप लोगों को इंडस्ट्री नॉलेज। जब भी आप फ्रेंड एक डेटा एनालिस्ट काम करते हैं तो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होना रिक्वायर्ड होती है। अब इंडस्ट्री की नॉलेज से आप फ्रेंड क्या एडवांटेज होते हैं, इससे ये एडवांटेज होता है फ्रेंड, एक तो आपकी मिस इंटरप्रिटेशन, जो भी मिस इंटरप्रिटेशन होता है डेटा को, उससे आप बच सकते हैं। मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे आप डेटा को, आप बेसिकली बाइसेस नहीं रहेंगे। बाइसेस इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपको कोई पॉइंटर जो आपके लिए फेवरेबल लगता है, आप उसको एम्फेसाइज करके नहीं बताएंगे। आप जो डेटा बोल रहा है वही रिपोर्ट में लिखेंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट में। आपको जो कुछ फैक्टर्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उस पर एम्फेसिस नहीं करेंगे, आप केवल जो डेटा बोलता है उसी को ही मेंशन करेंगे एनालिटिकल रिपोर्ट में। तो बाइसेस से आप बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं कहूँगा इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो भी प्रॉपर होगी, आप अनबायस्ड होकर जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो फ्रूटफुल होंगे। तो अगेन मिस इंटरप्रिटेशन, बायसेस, डिसीजन, बेटर डिसीजन मेकिंग, इन मिस इंटरप्रिटेशन से बच सकते हैं, बायसेस से बच सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अगर आपको एक प्रॉपर इंडस्ट्री नॉलेज रहेगी। तो अगेन मैं एम्फेसाइज करता हूँ, आप ट्राई कीजिए एज अ डेटा एनालिस्ट डिफरेंट सेक्टर्स के बेसिक्स को स्टडी करने का। इसके बाद दोस्तों जो चौथा रिस्क है दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज बजट एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज बोथ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट स्कोप, टाइमलाइन एंड क्वालिटी। हमेशा हम लोगों को कुछ बफर बोथ इन टर्म्स ऑफ बजट एंड रिसोर्सेज रखना चाहिए, ताकि इन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हमारा प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस तो वो अफेक्ट ना हो पाए। ये तो फ्रेंड्स कुछ हाई लेवल रिस्क रहे। अब फ्रेंड्स ये हमने सारी एक फंक्शनल नॉलेज, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे हमने सारी फंक्शनल नॉलेज गैदर कर ली। फंक्शनल नॉलेज में फ्रेंड्स हमने पूरे अपने प्रोजेक्ट चार्टर को डिटेल में समझ लिया कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्क है, क्या गोल्स हैं, क्या बेसिकली मैं कहूँ ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलीवरेबल्स हैं। ये सारे हमने प्रोजेक्ट चार्टर की हेल्प से यहाँ पे फंक्शनल जो हमारे रिक्वायरमेंट थी या फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग वो कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम टेक्निकल पार्ट पे चलेंगे। टेक्निकल पार्ट में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो भी हमने KPIs पहले डिस्कस की थी उनके थ्रू हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, और उस एनालिसिस के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं पाइथन। तो हम पाइथन की हेल्प से फ्रेंड्स क्या करेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे ETL कर सकते हैं, कैसे हम चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से उन चार्ट्स की हेल्प से इन्फरेंसेस और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये सब कुछ हम अब आगे देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अब तक हमने फंक्शनल एस्पेक्ट्स को देखा, समझा यूजिंग प्रोजेक्ट चार्टर, हमने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिलीवरेबल्स, रिस्क के बारे में डिटेल में जाना। तो ये सारे फ्रेंड्स हमारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स थे। अब फंक्शनल एस्पेक्ट्स को समझने के बाद हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलना है, हमें कोडिंग करनी है, हमें अपनी KPIs जो हैं उनको एनालाइज करना है, टेक्निकल एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनानी है। ये सारा काम हमें करना है।
और ये सारा काम करेंगे हम यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पाइथन को इंस्टॉल करना रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमें python.org इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन दैट इज 3.11.4 इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपका इससे क्या होगा, आपको पाइथन इंटरप्रेटर इसकी हेल्प से मिल जाएगा। अब पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग नॉर्मल कोड करते हैं पाइथन में, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको मशीन रीडेबल, जो हमारी मशीन होती है, तो हमारी मशीन है, उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इसीलिए यूज किया जाता है पाइथन का, ताकि जो हम कोड लिख रहे हैं पाइथन का, वो एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेटर। अब दोस्तों, जब आप ये इंटरप्रेटर को इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कोई भी जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जुपिटर नोटबुक फ्रेंड्स मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक जुपिटर नोटबुक आपको एनाकोंडा के थ्रू मिलती है, आप विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू भी जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली फ्रेंड विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करता हूँ तो वर्क ऑन जुपिटर नोटबुक्स। उसका फ्रेंड कुछ एडवांटेज होते हैं जब हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू जुपिटर नोटबुक्स को यूज़ करते हैं। पहला तो मेरे को ये लगता है बेटर यूआई, तो मेरे को यूआई यहाँ पे बेटर लगता है। दूसरा, मेरे को क्या कहूँगा, इंटेलिजेंस यहाँ पे बेटर काम करती हैं अगर अब मैं बात करूँ विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जो जुपिटर नोटबुक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे को मल्टीपल थीम्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो काफ़ी कुछ मैं कहूँ बेटर रहता है जब हम जुपिटर नोटबुक्स को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो प्रोजेक्ट होगा फ्रेंड, हम विजुअल स्टूडियो कोड में ही बनाएंगे और जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन का यूज़ करके। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले code.visualstudio.com इस वेबसाइट पे जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड का जो यहाँ पे जाके आप विजुअल स्टूडियो कोड का जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेबल बिल्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर आपका मैक ओएस है तो रेस्पेक्टिव स्टेबल लिंक। इसके अलावा क्योंकि हम विंडोज जो हमारा विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें काम करने वाले हैं, तो हम रेस्पेक्टिव स्टेबल बिल्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस आइकन को क्लिक करेंगे, आपका EXE फाइल आ जाएगी। उस EXE फाइल को रन करके आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने पाइथन को इंस्टॉल किया, जिसकी हेल्प से हम पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ कर पाएंगे। और दूसरा, हमने यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लिया। तो ये दो स्टेप्स आपको पहले बेसिकली अप्लाई करने, ये दो स्टेप्स आपको फुलफिल करने हैं एक्चुअल कोड लिखने से पहले। अब फ्रेंड, जब आप EXE फाइल, जो विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड EXE फाइल को रन करेंगे, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा और आपको इंस्टॉलेशन के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जब अगर हमें जुपिटर नोटबुक का यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना होगा। तो आप यहाँ पे ये जो एक्सटेंशंस वाला आइकन है इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगा। मैंने वो एक्सटेंशंस ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, पर आप लोगों को वो एक्सटेंशंस पहले इंस्टॉल कर लेने हैं। तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है या इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों को ये पाइथन करके यहाँ लिखेंगे। ये पहला एक्सटेंशन होगा पाइथन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल बेसिकली एक्सटेंशन है ये। और यहाँ पे मेंशन्ड है ए विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन विद रिच सपोर्ट फॉर पाइथन लैंग्वेज। और इसकी हेल्प से फ्रेंड्स हम डिबगिंग, कोड नेविगेशन, कोड फॉर्मेटिंग, रिफैक्टरिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सटेंशन फर्स्ट एक्सटेंशन होता है जिसे आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेकंड एक्सटेंशन जो इंस्टॉल करना है दैट इज रिलेटेड टू जुपिटर। तो पाइथन की जगह अब मैं यहाँ पे जुपिटर लिख दूंगा, तो ये हमारा सेकंड एक्सटेंशन होगा। और तो हम क्लिक करेंगे, ये आ गया है। ये भी ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट से प्रेजेंटेड हमारा एक्सटेंशन है। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन दैट प्रोवाइड बेसिक नोटबुक सपोर्ट फॉर लैंग्वेज कर्नल्स दैट आर सपोर्टेड इन जुपिटर नोटबुक्स। अगेन, जुपिटर नोटबुक्स पे काम करने के लिए एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने पाइथन एक्सटेंशन को कर लिया, जुपिटर एक्सटेंशन को कर लिया इंस्टॉल। इसके बाद फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें रेंडरिंग करनी होती है। तो आप एक और एक्सटेंशन, जो थर्ड एक्सटेंशन है दैट इज रिलेटेड टू जुपिटर नोटबुक रेंडरर्स,
ये भी अगेन ऑफिशियल एक्सटेंशन है, इसी को आप डाउनलोड कीजिएगा। रेंडर्स फॉर जुपिटर नोटबुक्स विद प्लॉटली, वेगा, जो भी हम बेसिकली आप लोगों को पता होगा हमारी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज होती हैं पर्टेनिंग टू दैट में ये एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जुपिटर नोटबुक रेंडर्स, दिस विल बी योर थर्ड एक्सटेंशन दैट यू नीड टू इंस्टॉल। तो आपके 3 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन हो गए हैं यहाँ पे। एक आपका एक्सटेंशन था पाइथन से रिलेटेड फ्रेंड्स, तो आपको इंस्टॉल करना है। दूसरा हमारा एक्सटेंशन था रिलेटेड टू जुपिटर नोटबुक, जो हमें इंस्टॉल करना है। और तीसरा फ्रेंड्स नोटबुक से रिलेटेड, और तीसरा है रेंडरिंग से रिलेटेड, जो हमें इंस्टॉल करना है। तो ये 3 जो हमारे एक्सटेंशन होंगे, इनकी हेल्प से हम जुपिटर नोटबुक में कोड एक प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो अब फ्रेंड आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम ETL एक्टिविटीज़, हम पूरा अपना KPI एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। वीडियो को एंड करने से पहले फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, नॉट ओनली दिस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पावर BI, इन पाइथन हम आगे आने वाली वीडियोस में बनाने वाले हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताऊँ, एयरलाइन मैनेजमेंट, ऑटो इंश्योरेंस, बैंकिंग एनालिटिक्स, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, क्रिकेट एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, रेलवेज, रिटेल, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक प्राइसेस, इस तरीके के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।